हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 5। अभी तक आपने देखा वह डर से अपने घर के सारे आईने को तोड़ देता है। थक कर वह एक आईने के पास में बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगता है और अब वह अपने आप को उस आईने में देखता है तो वह भयानक रूप खुद में ही डरा देता है। और अब आगे ऐसा शैतानी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि ऐसा भयानक शैतान उसके शरीर के अंदर छुपा हुआ है। धीरे धीरे जब वह शांत होता है वह वापस अपने रोम्बी अवतार में आ जाता है, लेकिन उस वक्त तक उसका शरीर शक्तियों की वजह से पूरी तरह से टूट चुका होता है। थक कर वहीं दीवार के सहारे बैठ जाता है। कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में वहाँ पर निया आती है, जिसके बारे में रोम्बी को पता ही नहीं होता है। जब निया अंदर आती है तो देखती है कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अचानक उसकी नज़र रोम्बी पर पड़ जाती है, जो कि ऐसे कोने में बैठा हुआ होता है। निया रोम्बी के पास जाकर उसे उठाती है तो रोम्बी भी झटके से उठता है और उसे लगता है कि फिर से वह वैम्पायर उसे मारने आ गया है। तो वह निया पर वार करने की कोशिश करता है। निया जोर जोर से चिल्लाती है, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं हूँ निया। निया को देख करके रोम्बी उसे सीने से लगा लेता है। निया घबरा जाती है। वह कहती है कि क्या हुआ है, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए थे? कोई आया था क्या तुम्हारे पास में? तो रोम्बी को अपने वर्तमान का एहसास होता है कि जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसमें निया का कोई हाथ नहीं है और निया इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो रोम्बी कहता है कि मैं थक गया था तो यहाँ पर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चली। तो निया उसे बोलती है, ऐसे कोने में बैठकर किसी की आंख लगती है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो रोम्बी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे छुपाने की कोशिश करूँगा। फिर रोम्बी अपने घर में चारों तरफ देखता है। एक भी आईना टूटा हुआ नहीं होता है। सारे आईने अपने आप जुड़ जाते हैं। वह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह सारे आईने अभी उसने खुद अपने हाथ से तोड़े हुए होते हैं। बस वह आखिरी आईना रह जाता है, जिसके पास में थक कर वह बैठ जाता है। निया के आने के बाद में वह आईना फिर से जुड़ गए होते हैं अपने आप। और रोम्बी को डर होता है कि कहीं वह वैम्पायर फिर से उस आईने से बाहर न निकल जाए। वह निया से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाहर मिल लूँगा। तो निया कहती है कि क्यों, तुम्हारे घर पर कौन है? हम यहाँ पर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हम बात भी बाद में करेंगे, पहले तुम अपना हाल सुधारो। तुम्हें क्या हुआ है? निया रोम्बी की किचन में जाती है, वहाँ से पानी लेकर आती है, रोम्बी को पिलाती है तो रोम्बी को थोड़ा सुकून मिलता है। रोम्बी की आंखें आईने में लगी हुई होती हैं कि कहीं किसी आईने से कोई बाहर निकल कर ना आ जाए। निया रोम्बी से थोड़े शांत स्वर में पूछती है, क्या हुआ है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो? रोम्बी निया को अपनी बाहों में ले लेता है और उन आईनों को शक की निगाहों से देखता है कि कहीं किसी आईने से कोई बाहर तो नहीं आ रहा है। फिर वह निया को बाहर ले जाता है और उस घर को बंद कर देता है। रोम्बी निया से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं एक नया घर खरीदने वाला हूँ और इस घर को बेचने वाला हूँ। मुझे अपने घर अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम कहती थी ना कि इस घर में बहुत अंधेरा है। अब मैं ऐसा घर लूँगा जिसमें सिर्फ सूरज की किरणें ही बसा करेंगी। तो फाइनली तुम हमारे बारे में सोच रहे हो और यह प्लानिंग कर रहे हो कि हम दोनों एक नए घर में अपनी शुरुआत करेंगे। मैं सही बोल रही हूँ ना? रोम्बी निया की बातें सुनकर फिर से परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक स्माइल करता है और कुछ भी रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि अब उसकी वजह से न केवल खुद पर बल्कि निया पर भी परेशानी आ सकती थी, ऐसा उसको अंदाजा था। अब रोम्बी को लगता था कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वह निया को इस घर में नहीं ले जा सकता। इस घर में बने हुए आईने निया के लिए बिल्कुल भी नहीं सही हैं।
अगर वह वैम्पायर मुझ पर हमला कर सकता है तो वह निया पर भी कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। आखिर में कब तक उन वैम्पायर को, उन लाशों को उस आईने में कैद कर पाऊंगा? मैं निया को खोना नहीं चाहता, पर मैं उसे पा नहीं सकता। यह कैसा प्यार है, यह कैसी मजबूरी है कि मैं उसे कुछ भी नहीं बोल सकता। तभी निया रोम्बी से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मेरा पुराना वाला रोम्बी कहीं खो गया है। तुम अब बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसे पहले तुम हुआ करते थे। तुम पहले कितने बिंदास, कितने मस्त और एकदम लाइफ में एंजॉय करने वाले हुआ करते थे। अब तुम्हें एक पल पल में टेंशन में रहती है। ऐसा क्या हो गया है रोम्बी कि तुम मेरे साथ में कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहते? अरे बाबा, बोलो ना तुमको कि कुछ नहीं हुआ है। मैं बस थोड़ा सा थक गया था, जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई थी। और रही बात घर की, तो मैं अब दूसरा घर चाहता हूँ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। बस इतनी सी बात है, इसको तुम कितना आगे लंबा खींचती जा रही हो। अच्छा ठीक है, यह कहकर निया रोम्बी को किस करने लगती है। पर आज रोम्बी निया के करीब होकर भी करीब नहीं होता। आज जो कुछ भी हुआ रोम्बी के साथ में, वह दिल दहला देने वाला था। उसका अचानक से रूप परिवर्तित कर लेना उसके लिए कोई आश्चर्य से कम नहीं था। इसका मतलब यह हो रहा था कि वह कभी भी अपना रूप गुस्से के हिसाब से बदल सकता है। यही वह नहीं चाहता था। कभी न चाहते हुए भी यह रूप अगर निया के सामने आ गया तो उसका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। निया कभी उसे इस हालत में स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि निया एक इंसान है और मैं इंसान के रूप में एक वेम्पायर। थोड़ी देर में रोम्बी निया को उसके घर छोड़ देता है और फिर वह वापस उसी घर के अंदर आकर खुद को कैद कर लेता है। वह फिर से उस आईने को आवाज़ देता है जिस आईने में उसको यह सारा सच बताया था। वह आईना वह था जो कि हॉल में लगा हुआ था और वह जो कहता था कि वह उसकी रक्षा कर रहा है। आइए, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। जिस तरह तू उस दिन मेरी आंखों के सामने आया था, ठीक वैसे ही आज मुझे तेरी ज़रूरत है। तो मुझे अपनी आंखों के सामने आ करके बता। पर जैसे आज वह आईना उसकी बात सुनता ही नहीं हो। कोई रोशनी नहीं होती, कोई शख्स उस आईने से बाहर नहीं आता। फिर वह अपने आप से कहता है कि मेरे अंदर शक्तियां हैं भी या नहीं। अब मैं जब खुद उस शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ, तब मेरे शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं जब इस आईने को बुलाना चाहता हूँ तो यह आईना भी नहीं आ रहा। अब मैं उन व्यापार को देखना चाहता हूँ तो वह भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यह मेरे साथ में होता कब है, कैसे है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे इन सब चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूंगा? अगर मैंने इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं पाया तो निया के साथ एक नई जिंदगी कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा और मेरे जीवन का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। रॉम भी परेशान होकर के अपने घर से मॉम डैड के घर चला जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम की फ्रेंड्स बैठी होती हैं जिनके साथ में उनकी पार्टी चल रही होती है। ऐसे में रोम्बी अपनी मॉम से हाय कहकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। रोम्बी की मॉम अनु को रोम्बी की शक्ल देखकर यह एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत है या फिर रोम्बी परेशान है, जिसकी वजह से वह अचानक आज यहाँ आया है। थोड़ी ही देर में अनु की किटी पार्टी खत्म हो जाती है और वह सीधे रोम्बी के कमरे में जाती है। जब वह वहाँ जाती है तो देखती है रोम्बी चादर ओढ़े सोया हुआ होता है। अनु को यह बात समझ में नहीं आती है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे रोम्बी ऐसे घर में आकर सो गया है। उसे रोम्बी की चिंता होती है। वह रोम्बी के पास में बैठ जाती है और उसके बालों को सहलाती है। तो रोम्बी की आंखें अचानक से खुलती हैं और वह अपनी मॉम को देख करके मॉम की गोद में अपना सर रख लेता है। माँ कहती है, जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि आज एक बेटे को माँ के आंचल की जरूरत पड़ गई है। मुझे बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जो परेशान कर रही है? मुझे कल भी एहसास हुआ था कि तुम्हें कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो, पर तुम वह बात हमसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे।
क्या रोम्बी अपनी तकलीफ अपनी माँ के साथ में शेयर कर पाएगा? क्या आज जो कुछ भी रोम्बी के साथ में हुआ वह अपनी माँ को बता पाएगा? रोम्बी की माँ जब उसके माथे पर हाथ रखती है तो वह आग की तरह तप रहा होता है। वह रोम्बी से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें बहुत तेज फीवर हुआ है। तुम्हारा बदन एकदम आग की तरह तप रहा है। रोम्बी की माँ तुरंत मेडिसिन बॉक्स निकालती है और उसमें से फीवर की दवाई निकालकर रोम्बी को देने लगती है। अपने एक सर्वेंट को आवाज़ लगाती है और एक गिलास दूध मंगवाती है जिससे रोम्बी पीकर आराम से सो सके। रोम्बी माँ के हाथ से टैबलेट ले लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। रोम्बी की माँ को चिंता होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसका बेटा इतना परेशान है। इतने सालों में उसने अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए कभी नहीं देखा। निया अचानक से रोम्बी के घर पहुंचती है पर घर पर कोई नहीं दिखाई देता और आश्चर्य की बात यह होती है कि गेट खुला हुआ होता है। गेट खुला होता है तो निया सोचती है कि शायद कोई अंदर होगा। वह अंदर जाती है, सब जगह देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। सच में वह घर भी इतना बड़ा होता है कि ढूंढते ढूंढते बहुत वक्त लग जाता है। ढूंढते ढूंढते निया रोम्बी के बेडरूम में पहुंचती है। वहां पर भी रोम्बी नहीं होता है। वह हर जगह रोम्बी को ढूंढती है पर रोम्बी उसे कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक से उसकी नज़र उसके बेड के पास के एक बहुत ही खूबसूरत आईने पर पड़ती है और उसे देखकर वह मोहित हो जाती है और उसके अंदर वह कदम रखती है तो अंदर खींचती चली जाती है। उसे पता ही नहीं हो, सम्मोहित होकर के अंदर चली जाती है। किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वह अंधेरे रोशनी में परिवर्तित हो जाता है। वह उस रोशनी की चकाचौंध में अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चकाचौंध इतनी तेज होती है कि उसकी आंखें चुभने लगती हैं। जैसे ही वह चकाचौंध कम होने लगती है, निया की आंखें खुलने लगती है तो वह वहाँ का नज़ारा देखकर घबरा जाती है। वहाँ पर वहीं उसे दिखाई देता है जो रोम्बी को दिखाई दिया था। बहुत सारी लाशें और कटे हुए सर। फिर उनमें से एक बिना सर की लाश खड़े होकर के उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर निया बहुत तेज चिल्लाती है। पीछे से किसी वैम्पायर ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। वह रोम्बी को कहकर बार बार उसे बुलाती है, मैं कहाँ आ गई, मुझे बचाओ, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी पर मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीछे से वो एक वैम्पायर उसे पकड़ा हुआ होता है। वह अपने दांत उसकी गर्दन की स्किन पर डालने ही वाला होता है कि रोम्बी एकदम से चीख कर उठता है और निया का नाम पुकारता है। वह अपने आसपास देखता है तो कोई नहीं दिखाई देता। उस पर पड़ी चादर को वह एक तरफ फेंकता है और खिड़की की तरफ जाता है। वह देखता है यह सब क्या हो रहा है। यह वह एक बुरा सपना था जो रोम्बी अपनी आंखों से देख रहा था। उसने निया को उस आईने के अंदर जाता हुआ देखा और वह वैम्पायर निया पर हमला कर रहा था। रोम्बी चाहते हुए भी निया को बचा नहीं पा रहा था। उसे घबराहट होती है और निया को फ़ोन लगाता है। निया फ़ोन उठाती है और वह कहता है, तुम कहाँ पर हो निया? कहती है, मैं तो अपने घर पर ही हूँ। तो रोम्बी कहता है, वहीं पर रहना, मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, तो प्लीज़ वहाँ मत जाना, मैं अपने मॉम डैड के घर पर आया हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगा तुम्हें फ़ोन करूँगा, इससे पहले तुम घर पर मत जाना। निया को यह बात बहुत अजीब सी लगती है। रोम्बी फ़ोन काटने ही वाला होता है कि निया रोम्बी से कहती है कि आज शाम को मेरी फ्रेंड की यहाँ पर पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगे? तो रोम्बी कहता है कि नहीं, आज मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम अपनी फ्रेंड की पार्टी एंजॉय करना। निया कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले जैसे बिल्कुल ही नहीं रहे। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ तुम दूर भागने की कोशिश करते हो। रोम्बी कुछ कह पाता उससे पहले ही निया फ़ोन काट देती है। रोम्बी समझ रहा था कि आजकल निया उसके लिए क्या महसूस कर रही है, लेकिन वह चाह कर भी निया को कुछ भी नहीं बता सकता था।
यह सब कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा था जिस पर वह खुद यकीन नहीं कर पा रहा था, तो निया को यकीन कैसे करवाता था। वह खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, तो निया की सुरक्षा कैसे कर पाता था। उसे इन सब से बचने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वह खुद उन सब चीजों से भाग रहा था। अब उसे निया की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह आईने में कैद सारे वैम्पायर अब निया के पीछे पड़ने लगी थी। थोड़ी देर में रोम्बी की माँ ऊपर आ जाती है, वह जानने के लिए कि रोम्बी की तबीयत अब ठीक है या नहीं। वह जैसे ही वहाँ आती है तो देखती है कि रोम्बी अपने फ़ोन पर बात कर रहा है। वह पास आकर रोम्बी से पूछती है कि बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। रोम्बी एकदम से चौंक जाता है। वह माँ को पलटकर देखता है और बोलता है, ओह मॉम, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रोम्बी की माँ उसे परेशान देखकर फिर से पूछती है, बेटा, मुझे भी पता है कि तुम ही कोई बात तो परेशान कर रही है, पर वह क्या बात है मुझे नहीं पता। तुम अगर चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। तुम्हें पता है, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम अपनी हर एक बात मुझे आकर बताते थे, चाहे किसी से लड़कर आए हो, चाहे किसी ने तुम्हारे साथ शैतानी की हो, या फिर किसी बात को लेकर परेशान होते थे, तो सबसे पहले मेरे पास में आकर मुझसे कुछ प्रॉब्लम का सलूशन पूछते थे। आज भी वैसे ही छोटे से रोम्बी बन जाओ और अपनी माँ को सब कुछ बता दो। मॉम, जब मैं पैदा हुआ था तो आपको कैसा महसूस होता था? आपको कुछ अजीब लगता था? आपके शरीर में जब मैं पल रहा था तो आपको उस वक्त कुछ अजीब फीलिंग होती थी जो आप मुझे बताना चाहती हो? हाँ, तुम बहुत ही स्पेशल थे मेरे लिए। हमारी पहली संतान तुम्हारी सिस्टर क्रिस्टीना थी। जब क्रिस्टीना आई तो हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन तुम्हारे पापा को हमेशा से एक लड़का चाहिए था। हमने बहुत कोशिशें की, बहुत मन्नतें मांगी, और तब जाकर तुम पैदा हुए। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हारी सिस्टर क्रिस्टीना इस बात से बहुत चिढ़ती है, पर मेरा यकीन करो, तुम्हारे आ जाने से क्रिस्टीना के प्यार हमारे लिए कभी भी कम नहीं हुआ। मॉम, मैं यह नहीं पूछ रहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं आपकी टमी में था तो आपको कुछ स्पेशल फील होता था? कभी कुछ सपना आता था? कोई सपने आते थे कि आप उस वक्त कुछ अजीब पावर फील करती थी? ऐसा तो कुछ नहीं होता था, पर हाँ, एक बार एक अजीब सा ड्रीम मुझे आया था जिसे मैं आज तक भी नहीं भूल सकती। तुम जैसे ही मेरी टमी से बाहर आए, कोई आकर तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया। वह इतना भयानक राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था, और वह तुम्हारे नन्हे से शरीर को मेरी गोद से उठाकर ले जाने की दूसरी दुनिया में जा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह मेरा सपना था। उस सपने में मुझे इतना डर आया था कि उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती थी। सुनो बेटा, मैं तुमसे फिर से पूछना चाहती हूँ, तुम किसी और को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज़ तुम मुझे बता दो, वरना मेरी एक फ्रेंड तुम्हारे लिए उसकी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। शादी शादी शादी, मैं तंग आ गया हूँ इस शब्द से। प्लीज़ मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मैं शादी नहीं करना चाहता। ये शादी, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही बात मैं उसे समझा समझा कर परेशान हो गया। उसी से इसका मतलब मेरा शक सही था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की ज़रूर है जिसे तुम चाहते हो, और यकीनन यह परेशानी उसी से लेकर है। हाँ, यह सच है कि मैं किसी लड़की को चाहता हूँ, लेकिन उस लड़की की भी यही परेशानी है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों, क्या तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो? नहीं, मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं उसे बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? जब तुम उससे कितना प्यार करते हो और उसकी फैमिली शादी के लिए भेजी है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता, और मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकता। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है।
उधर निया अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। हालांकि उसकी इच्छा होती है कि रोम्बी भी उसके साथ में जाए, पर रोम्बी मना कर देता है। फिर से निया रोम्बी को मैसेज करती है कि अगर तुम आते मेरे साथ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ पर सब लोग कपल्स में होंगे और मैं तुम्हें मिस करूँगी। रोम्बी को वह मैसेज मिल जाता है और वह मैसेज पढ़ करके थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि वह जाना तो चाहता था पर आज फिर से पूनम की रात थी। वह ज़्यादा वक्त तक उसके साथ नहीं रुकना चाहता था। हालांकि पिछली बार उसके साथ जो हुआ, जिसमें उसका रूप परिवर्तित खुद ब खुद हुआ, इस बार उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात क्या होने वाला था। अगर वह निया के सामने बेकाबू हो गया, उसे कुछ होश नहीं रहा, तो आज ही उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। निया पार्टी में पहुंचती है। बहुत ही मज़ेदार और शानदार पार्टी होती है। यह पार्टी निया की फ्रेंड एनी की होती है। वह और उसका बॉयफ्रेंड फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर अपना आज रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी ताकि वह अपने दोस्तों के साथ ये खुशी शेयर कर सके। निया आज उन दोनों को अपना रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होता देखकर खुश हो जाती थी, तो वह अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई, क्योंकि कब से वह रोम्बी के साथ में यही करने की कोशिश कर रही थी, पर रोम्बी तैयार नहीं था। उसका अकेलापन उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग कपल्स में थे और वह अकेले कुछ दोस्तों के साथ में खड़ी हुई थी। उसके दोस्तों ने पूछा भी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो निया ने यह कह कर के टाल दिया कि वह यहाँ इस शहर में नहीं है, वरना जरूर आता। तभी पीछे से निया को किसी ने झटके से पकड़ लिया। जैसे ही पलटी तो वह देखकर शॉक हो गई। वहाँ पर रोम्बी था। क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। निया खुशी से उसे सीने से लगा लेती है। रोम्बी उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है। निया को महसूस कराता है कि वह पार्टी में था। बाद में वह निया को यह कहता है कि तुम अब उस घर में अकेले नहीं जाओगी। यह सुनकर के निया को अजीब लगता है, क्योंकि निया सोचती है कि आखिर वह घर में क्यों नहीं चाहता कि मैं जाऊं। रोम्बी अपने पुराने घर में जाता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, पूरा घर जगमगा रहा होता है। जितने भी आईने वहाँ लगे हुए होते हैं वह चमक रहे होते हैं, क्योंकि आज पूनम की रात होती है और आज कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसकी वजह से या तो रोम्बी को शॉक लगने वाला होता है या फिर उसे अपनी समस्या का निदान मिलने वाला होता है। रोम्बी फिर से उस आईने में अंदर जाने की कोशिश करता है। वह जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही रोम्बी का फ़ोन बजता है। इतनी रात को किसका फ़ोन होगा, यह देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि उसे चिंता हो जाती है निया को कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन यह फ़ोन निया का नहीं होता है, यह फ़ोन उसकी बहन ऐना का होता है। अचानक से ऐना का फ़ोन देखकर रोम्बी शॉक्ड हो जाता है कि इतनी रात को ऐना का फ़ोन क्यों आया। वह अपना विचार बदल देता है और फ़ोन उठा लेता है। ऐना बोलती है कि रोम्बी, तुम कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है। रोम्बी तुरंत अपने घर से निकलता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। ऐना रोम्बी से कहती है कि या भाई, ये क्या हो गया। रोनी तो कुछ होगा तो नहीं, हम लोग बाहर से लौट रहे थे अपने घर और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। रोम्बी अपनी बहन को संभालने की कोशिश करता है। वह अपने मॉम डैड को फ़ोन करता है। वह भी वहाँ पर जल्दी ही आ जाते हैं। रोम्बी रोनित को देखने के लिए जिस रूम में उसे एडमिट किया गया था वहाँ जाता है, तो वह देखता है कि रोम्बी ऑक्सीजन मास्क और मॉनिटर के सहारे लेटा हुआ था। बहुत चोट आई थी, एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था, लेकिन ऐना को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। उसके हाथ पैर छिल गए थे और सर में खरोच आई थी, जो कि ड्रेसिंग से ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं
रॉम्बी तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि अब रोनित की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर में इतनी अंदरूनी चोट आई है कि शायद उन्हें बचाना हमारे लिए मुश्किल हो। आई एम सॉरी, भगवान पर भरोसा रखो, शायद उन्हें कुछ नहीं हो। रॉम्बी यह बात ऐना को नहीं बताता है। उसे लगता है कि कहीं ऐना को पता चलेगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐना बहुत परेशान होती है। उसकी मॉम डैड उसे संभाल रहे होते हैं। तभी रॉम्बी ऐना के पास जाता है उसे सहारा देने के लिए। तो है, ऐना कहती है, मॉम मैंने आपसे एक बात छुपाई है, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो उसकी मॉम बोलती है, ऐसा क्या है जो तुमने मुझसे छुपाया है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं रौनित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह बात सुनते ही उसकी मॉम घबरा जाती है कि इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें बताया नहीं। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। उसके बाद पहले शादी करनी चाहिए थी, उसके बाद तुम्हारा यह सब। तुम्हें पता है ना यह कितना गलत हो सकता है तुम्हारी लाइफ के लिए। अगर भगवान ना करे रोहित को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं मॉम, प्लीज ऐसा मत बोलिए। रौनित को कुछ नहीं होगा। यह सुनने के बाद रॉम्बी भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अभी भी तो डॉक्टर ने उसे बोला है वह बहुत ही खतरनाक होता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था, इसमें रौनित के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तभी रॉम्बी सोचता है कि क्या मेरी शक्तियों से रौनित को बचा सकता हूँ। वह डॉक्टर के पास जाता है और आईसीयू में जाने की परमिशन मांगता है, पर डॉक्टर मना कर देते हैं। बोलते हैं ऐसी हालत में हम पेशेंट से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दे सकते, अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है। पर रॉम्बी नहीं मानता। वह कहता है प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिल लेने दीजिए, एक बार मेरा रोनी से मिलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बोलते हैं आप इस वक्त उनसे मिलकर क्या करोगे, क्योंकि ना वह बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। वह अभी कोमा में है। चाहे कुछ भी हो, एक बार चाहे 5 सेकंड के लिए ही सही, पर मुझे उनसे मिलना है। प्लीज आप मुझे मत मना कीजिए, मैं रौनित से एक बार मिलना चाहता हूँ। आखिर डॉक्टर उसे हाँ कह देते हैं और वह आईसीयू में चला जाता है। वह इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं होता है। वह अचानक से अपनी आंखें बंद करता है और अपने हाथ के अंदर शक्तियाँ जागृत करता है और वह हाथ रौनित के सर पर रखता है। यह एक चमत्कार ही होता है। जैसे ही वह हाथ रौनित के सर पर रखता है, घाव अपने आप भरने लगते हैं। यह एक अंदरूनी शक्ति होती है जो अंदरूनी घावों को सही कर रही होती है। रॉम्बी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके पास ऐसे भी शक्तियां हैं, लेकिन वह आज बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसने अपने इन शक्तियों से एक अच्छा काम किया था। उसने रौनित को बचा लिया था। रॉम्बी जैसे ही बाहर जाने लगता है, रौनित उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉम्बी देखता है तो रौनित अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यह देख कर कि रॉम्बी घबरा जाता है। आखिर वह स्ट्रेचर पर लेटा हुआ इंसान क्या सच में रौनित था, या रौनित के रूप में वह एक बहरूपिया था जो कि रॉम्बी से बदला लेने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।